हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसको स्टडी किया था। उसमें एक और चीज़ आती है आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ CFSE। इट मीन्स कि CFSE वैल्यू किन बातों पे डिपेंड करती है, कब इंक्रीज होती है और कब डिक्रीज होती है। तो वो फैक्टर्स आज हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ CFSE एंड उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इट मीन्स CFSE की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। उनमें से सबसे पहला फैक्टर्स है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ओके। एंड सेकेंड जो है आपका वो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ओके। इन दो बातों पर CFSE की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा CFSE वैल्यू होगी। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लीजिए कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, मान लीजिए Fe है। अगर Fe +2 में है और +3 में है, तो यहाँ पर कौन सा मेटल जो है किसकी CFSE ज़्यादा होगी और कौन स्टेबल ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर Fe +3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और CFSE की वैल्यू भी Fe की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CFSE की। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखिए, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम अगर D ब्लॉक में है और D ब्लॉक की सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, मान लीजिए ये D ब्लॉक है, इसमें ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। इस तरीके से आपका जो है ये ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये ग्रुप्स हैं। तो अगर पहले ही ग्रुप के तीनों 3D, 4D, 5D के हैं तो वो इंक्रीज CFSE को इंक्रीज करेंगे। यानी सबसे कम CFSE 3D की होगी, फिर 4D की और फिर 5D की, ओके। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर बात करें केवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पर स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनेडियम आता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इन 3D सीरीज में CFSE की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे CFSE की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स जो स्कैंडियम होता है उसकी CFSE वैल्यू सबसे कम होगी, देन टाइटेनियम की, देन वेनेडियम की, ओके। नेक्स्ट, अगर हम 3D, 4D और 5D की बात करें तो यहाँ पर आता है यट्रीबियम और यहाँ पर आता है लैंथेनम, ओके। लैंथेनम या फिर आप HF इस तरीके से भी मान सकते हैं। तो जब आप 3D, 4D, 5D सीरीज में आते हैं तो 3D जो है वो सबसे कम रखेगा, यानी कि स्कैंडियम जो है वो सबसे कम CFSE रखेगा, देन यट्रीबियम एंड देन इसके बाद में आपका आता है लैंथेनम, ओके। तो ये जो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जो है डिपेंड करती है CFSE वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पे। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, CFSE के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें किस तरीके से स्टेबिलिटी मेंटेन होती है उसकी स्टडी आज हम करेंगे। ये जो है दो तरह की होती हैं, एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी
एंड एक होती है आपकी काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी, तो देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई दो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं लिगेंड और मेटल के साथ, और जिस कॉम्प्लेक्स में कम एनर्जी लगती है बनने के लिए वही कॉम्प्लेक्स जो हो जाता है आपका स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जितनी कम एनर्जी होगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, लेकिन अगर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में मानिए आप कोई सेंट्रल मेटल एटम है और उसकी रिएक्शन आप लिगेंड के साथ करवा रहे हैं एंड द प्रोडक्ट मेक बाय Ml। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है वो जितना जल्दी होता है वही मॉलिक्यूल या वही कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये जो होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं हम इसको, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम जो है स्पीड को बताता है, रिएक्शन की स्पीड को बताता है। जितना जल्दी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा उतना ही मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक स्टेबिलिटी। लेकिन देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ द लिगेंड्स। जो हम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम जब लिगेंड के साथ स्टेप वाइज अटैचमेंट करते हैं तो हमें जाकर के मिलता है एक कॉम्प्लेक्स। एडिशन ऑफ लिगेंड्स टू अ मेटल आयन, लिगेंड्स जो है वो लुईस बेस की तरफ बिहेवियर करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को डोनेट करते हैं और इसी वजह से आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जो स्टेप वाइज जो रिएक्शन होती है और जो ओवरऑल रिएक्शन निकल के आती है उसी से अपन मेजर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो वही आज हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सेंट्रल मेटल की जो रिएक्शन है वो हम लिगेंड के साथ कराते हैं, L फॉर लिगेंड, M फॉर सेंट्रल मेटल एटम और N फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये मोनोडेंटेड भी हो सकते हैं, डाइडेंटेड भी हो सकते हैं, यानी इसकी डेंटिसिटी को डिनोट करता है। ओके, इसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर आपका बीटा N से डिनोट किया जाता है और आपका कॉम्प्लेक्स जो वो बनता है MLN। ओके, अब हमें इसकी निकालनी है ओवरऑल कंसंट्रेशन, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ओके, तो कंसंट्रेशन को इस बड़े ब्रैकेट के साथ डिनोट किया जाता है, दैट इज द MLN, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट हमको करना है। तो रिएक्टेंट में क्या हो गया, M और प्लस L। जो यहाँ पर N कॉफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ओके, तो बीटा N जो है वो आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इसको हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ओके, ये था आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर अब हम स्टेबिलिटी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले एक सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के साथ अटैच करेंगे लाइक ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Ml और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो है K1। ओके, नेक्स्ट हम Ml को अगर फिर से लिगेंड के साथ में अटैच करवाऊँ तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Ml2 और यहाँ आ जाएगा K2। फिर Ml2 को मैं फिर से लिगेंड के साथ अटैच कराऊँ तो K3 और यहाँ आ जाएगा Ml3। इस तरीके से एक बार और Ml3 प्लस L K4 ML4। ओके, तो
तो ये है आपका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी K1, K2, K3, K4 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन निकालें, इन सब की कंसंट्रेशन निकालें, तो देखिए K1 इज इक्वल्स टू आपका निकल के आएगा Mn प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट है तो Ml अपॉन में N। ओके, ऐसे ही अगर हम K2 के लिए निकालें तो Ml2 अपॉन में Ml और N। K3 के लिए Ml3 Ml2 L। इसी तरीके से K4 के लिए निकालेंगे Ml4 Ml3 एंड N। ओके, तो ये आपका निकल के आ गया स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की कंसंट्रेशन निकल के आ गई है। अब अगर आप इसको ओवरऑल को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण एक दूसरे से कट हो जाएंगे, और एक दूसरे से कट हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ओके, जो कि किसके बराबर है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट K3 इंटू K4। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो इक्वल है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के। और अगर अब हम बात करें इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की, देखिए स्टूडेंट्स, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है कि आपने जब रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से मेटल और लिगेंड को जब आपने ज्वाइन करवाया तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन के आया। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को अगर आपको डिसोसिएट करवा देना है, यानी ब्रेक डाउन करवा देना है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो मैं यहां लिख देती हूं, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट is denoted by the Ki and it is also called as dissociation constant. ओके, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और हमेशा एक रिलेशन याद रखना कि Ki यानी कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी या ओवरऑल कांस्टेंट Bn। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये था आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जिससे आपको और भी क्लियरिटी आएगी और पता चलेगा कि किस तरीके के कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स। देखिए, स्टेबिलिटी या फिर हम लोग कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहला करता है नेचर ऑफ मेटल आयन पे, और सेकंड पे डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन। अगर साइज जो है वो मेटल आयन की हमेशा स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी हम लोग लिख सकते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, एंड चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, किस तरीके से ये अप्लाई होते हैं इनको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि अगर मेटल आयन की साइज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर चार्ज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल मेटल एटम पर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अगर लिगेंड के नेचर की बात करें तो यहाँ पर भी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, और चार्ज जो है
वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है क्योंकि यही क्वेश्चन सॉल्व करवाती है और कई बार डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज जो है वो लिगेंड के नेचर पे, स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क डालता है, यहाँ पर मेटल आयन की जो साइज है वो स्टेबिलिटी पर क्या फ़र्क डालती है। डेंटिसिटी, देखिए स्टूडेंट्स, डेंटिसिटी क्या होता है आपको पता है। लिगेंड्स कई टाइप के होते हैं, दे आर द मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट। तो जितनी ज़्यादा डेंटिसिटी होगी लिगेंड की वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंटिसिटी। अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है और उसी के साथ दूसरे कॉम्प्लेक्स में डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड इज मच स्टेबल देन द मोनोडेंटेट लिगेंड। ओके, किलेट इफेक्ट इज ऑलवेज स्टेबलाइजिंग शो करता है। इट मीन्स जो किलेट लिगेंड कौन से होते हैं, जो साइक्लिक वे में होते हैं, एक रिंग वे में होते हैं, वो किलेट लिगेंड होते हैं। तो इन किलेट लिगेंड में अगर हम देखें तो अगर किलेट लिगेंड प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किलेट इफेक्ट के, किलेट इफेक्ट के। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पर आपके सामने लिख देती हूँ। एग्जाम्पल में FeCN6 4 नेगेटिव और FeCN6 -3। ओके, तो देखिए अब इन दो कॉम्प्लेक्स में हम लोग स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम को देखिए। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या है, सेम है। यानी मेटल से हम लोग जो मेटल की डिफरेंशिएशन है उससे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है। यहाँ पर भी लिगेंड भी सेम है। ओके, तो यहाँ पर मुझे चार्ज में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट से निकल सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर x कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, +-6 हो जाएगा इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, +2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। यानी एक बार Fe+2 में है और एक बार Fe+3 में है। तो हमने बात करी थी कि चार्ज की। देखिए सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर चार्ज किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं अगर एग्जाम्पल COCN6 -3 FeCN6 -3। ओके, तो यहाँ पर देखिए चार्ज दोनों में सेम है, वेरी कर रहा है, इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे। लिगेंड जो है वो भी सेम है, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम जो है वो डिफरेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को पता है कि दोनों 3D सीरीज के हैं। अगर एक 3D का होता और एक 4D का होता तो क्वाइट ऑब्वियस कि 4D वाला ज़्यादा स्टेबल होता, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों सेम ही पीरियड के हैं, तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिए पूरे आपके 3D सीरीज। ओके, तो अब कार्बोनिल किधर आता है, ये कार्बोनिल है और ये क्या है, आयरन है ना, आयरन पहले आ जाता है। तो बाद में कौन आता है, कार्बोनिल आता है, ठीक है, सॉरी कोबाल्ट आता है। तो कोबाल्ट अगर बाद में आता है तो यानी स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी ड्यू टू एटॉमिक नंबर इज मोर। ओके, तो इस तरीके से आप लोग स्टेबिलिटी फैक्टर्स दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, अगर आपको ये चीजें लर्न है तो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं आपको और आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ लिए जाते हैं। लेकिन कई बार इनके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो आप छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाएं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। कैसा लगा आपको आज का कंटेंट, समझ में नहीं आया या आया आपको, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उससे
उससे पहले रेड बटन में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करना, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, तभी आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे। और अपना ध्यान रखिएगा, हैप्पी रहिएगा, बाय बाय।